नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। देखिए, भारत उस वक्त भी स्थिर दिखा जब दुनिया में हाहाकार मचा है। बात कोविड की हो या फिर मौजूदा दौर की, जब अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में जूझ रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर बंद हो गया और उसके बाद तेल आपूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति सब कुछ बंद। तब भी भारत में पेट्रोल डीजल हो या एलपीजी गैस सिलेंडर हो, उसके दाम उस तरह से नहीं बढ़े जैसे दुनिया के बाकी देशों में बढ़े। और अब जैसे ही इस महीने की शुरुआत हुई है, देखिए एलपीजी के दाम भी कम होने लगे हैं। तो क्या स्थिति रही, भारत की रणनीति क्या रही इसके पीछे, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या अब जो ऊर्जा को लेकर संकट की बात कही जा रही थी, डर की बात कही जा रही थी, वो खत्म हो गई है या अब भी डर की गुंजाइश बाकी है? अगर है तो भारत की तैयारी क्या है? भारत ने विदेशों पर अपनी निर्भरता को लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं बीते कुछ सालों में, सब कुछ जान लेते हैं। और भविष्य क्या है ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का? क्या हम सिर्फ आयातक देश ही बनकर रह जाएंगे या हम दूसरे देशों को भी निर्यात करेंगे, उनको भेजेंगे? क्या है फ्यूचर भारत का ऊर्जा के क्षेत्र में, ये सब कुछ जानेंगे हम। ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, आप ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और मैं परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ है वर्तिका शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम के बारे में आपको बता देती हूँ, ये पूर्व प्रबंधक रह चुकी हैं, पूर्व सीएमडी रह चुकी हैं ईआईएल की, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार को सपोर्ट करता है, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है और बहुत अहम जिम्मेदारी देश में और विदेशों में भी निभा रहा है। भारत को किस तरह से मजबूत वैश्विक स्तर पर कर रहा है ईआईएल, ये सब कुछ जानेंगे। एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ जुड़ने के, इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू। देखिए मैम, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन करूंगी क्योंकि हमारा जो व्यूवर है, उस जो दर्शक है, उसके मन में बहुत सारे सवाल है। उसे मैं सरल तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। पहला सवाल तो यही है कि विश्व में लड़ाई चल रही थी, अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन, हर तरफ युद्ध चल रहा है। और इसी बीच एक लड़ाई चल रही थी कि भारत कहाँ से अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करे। रूस से खरीदे या फिर ईरान से खरीदे? इससे खरीद रहे हैं तो इससे क्यों, उससे खरीद रहे हैं तो उससे क्यों? इन परिस्थितियों के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होने दिया, कंट्रोल कैसे किया? अ, अब इस स्थिति में जब हम आए तो ऐसा नहीं है कि ये स्थिति के लिए देश और देश का सारा जो उपक्रम है, सारी जो नीतियां हैं, वो एकदम से कुछ जागृत हुई। ये एक बड़ा ही कॉन्शियस पिछले 10-12 सालों में काम हुआ है कि हम अपनी ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो सिर्फ एक ही रीजन में नहीं निर्भर करें। आज हम क्रूड तकरीबन 90% के ऊपर आयात करते हैं। यस। एलएनजी भी 50-55% आयात करते हैं और एलपीजी भी 60% के आसपास आयात करते हैं। तो ये कभी भी नहीं था। जैसे क्रूड आप देखें तो हॉर्मुज के थ्रू सिर्फ हमारा 45% क्रूड आता है, बाकी 55% क्रूड और बाकी देशों में आता है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे हम बहुत सारे देशों पे एक देश पे हम निर्भर नहीं हो सकते। ठीक है। और आप देखें अगर पास्ट में जिस तरह से यूएस की हमारे ऊपर टैरिफ्स को लेके और बाकी सब चीज़ों के लेके प्रेशर बनाया हुआ है, उसके रहते भी हमने बाकी कंट्रीज से क्रूड लिया है। रशिया से भी क्रूड लिया है, आज हम वेनेजुएला से भी क्रूड ले रहे हैं। तकरीबन 27 कंट्रीज़ जो पहले क्रूड हमें देती थी, अब हमारी 41 हो गई हैं। तो ये जो एक कॉन्शियस कॉल रहा हमारी मिनिस्ट्री का, हमारी कंपनीज का और सरकार का, इस पे कि हम एक पे निर्भरता ना रखें, अपनी निर्भरता को डाइवर्सिफाई करें। देखिए, 10 साल पहले तक भारत सिर्फ 27 कंट्रीज से तेल आयात करता था, ऊर्जा आयात करता था। अब हम 40 देशों के साथ डील कर रहे हैं। तो ये बातचीत का जो सिलसिला कब से शुरू हुआ और इसके पीछे का जो दूरदृष्टि कहते हैं वो क्या थी? तो ये दूरदृष्टि शायद इसी को कहते हैं जो हमें आज दिखी कि हम 27 से 41 हो गए। ये एक पलक झपकते नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं और हुआ। ये ऐसा भी नहीं है कि बिना सोचे समझे हुआ। तो ये एक लीडरशिप, एक नेशनलिस्ट फीलिंग को लेके डिप्लोमेसी भी हुई, कमर्शियल एक्यूमेन भी हुआ
और जो उसकी हमारे परचेजेस हुए वो एक कम दाम में भी हुए, जो इंटरनेशनली तो इससे हमें फायदा कॉम्पिटिटिव भी दाम हुआ। पे फ़ायदा भी हुआ हमें। तो और हमने जहाँ भी हो सका हमने एग्जेम्पशंस लिए, इस तरह से हम रशिया का भी क्रूड इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावे कर रहे थे कि हमने भारत को कहा है रशिया से क्रूड कम खरीदो, और भारत ने कम कर दिया है और धीरे धीरे वो बंद कर देंगे, इस तरह के भी दावे आए। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से, सरकार की ओर से बार बार ये दावे किए गए हर मंच से कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से और फ़ायदे के हिसाब से डील कर रहे हैं, किसी थर्ड कंट्री का हम पर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या पश्चिमी देशों के प्रेशर की वजह से हम लॉन्ग टर्म कोई नहीं कर रहे हैं डील, शॉर्ट टर्म इस वजह से कर रहे हैं? ऐसा कुछ प्रेशर तो है, इसको ऐसे होता है? देखिए, आप अगर क्रूड को देखें तो आज आप प्राइस देखिए, जो एक बेंचमार्क ब्रेंट का क्रूड प्राइस है वो प्री वॉर लेवल पे पहुंच गया, हाँ, डाउन हो डाउन गया। हो गया। तो $120 पर बैरल जो पीक में था इस क्राइसिस के दौरान, अब वो 70 के आसपास है। और फ्यूचर्स भी देखें आप, ऑयल फ्यूचर्स, तो वो 70 के आसपास ही होवर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि क्रूड है, पूरे देश में क्रूड की अवेलेबिलिटी है। अब उसको कैसे एक वेपन बना दिया जाए, कि क्रूड की अवेलेबिलिटी को एक वेपनाइज कर दिया जाए। और हमारे देश को ऐसा, हम सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और एनर्जी कंजम्पशन में हम हैं 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज। बट जो ग्रोथ रेट है, आप कोई भी आंकड़े देख लीजिए, आईए देख लीजिए, कोई भी एनालिसिस आप देख लीजिए, जो जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, आईएमएफ देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक देख, कोई भी ग्रोथ रेट जो हमें बताता है वो हमेशा हमारी भारत की ग्रोथ रेट को हाईएस्ट बढ़ाता है। ठीक है। तो इन सबको हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। एक बाजार के तौर पर। एकदम एकदम। और हम अगर कमर्शियली और डिप्लोमेटिकली एक एक्यूमेन के साथ ये ना दिखाएं कि हम उन पे पूरी तरह निर्भर हैं, हम और भी सोर्सेज हैं जिस पे हम कमर्शियली वायबल टेंडर के ज़रिए हम क्रूड सोर्स कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? एटलीस्ट हमारे सब सिटीजन्स को ये अधिकार है कि हम उनको एनर्जी एट एन अफोर्डेबल प्राइस पहुंचा सकें। यानी कि स्पॉट मार्केट के पीछे स्ट्रैटेजी है, ना कि कोई प्रेशर है एक्सटर्नल। अब देखिए, जैसे ये क्राइसिस हुई, अब स्पॉट मार्केट के प्राइस बढ़ गए, तो दो जरिए हैं इसके, कि हम उस हायर प्राइसेस को 40-45% जो प्राइस बढ़े, हर एक, चाहे वो एलएनजी हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो क्रूड, तो हम ये ना लें, तो हम अपनी इकोनॉमी को स्टार्व करेंगे। देखिए, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ऐसी है कि एक स्पीड से अर्थव्यवस्था चल रही है, 7-7.5%, 6.5+ % पे चल रही है। एकदम से उस पर रोक लग जाएगा ना, और वो रोक जो अगर लग गई तो उसको रीस्टार्ट करने में इकोनॉमी को टाइम लगता है। तो ये देखिए, एक लीडरशिप की बड़ी ही मैच्योर और स्टेट्समैनशिप की एक डेफिनेशन है कि हमने इकोनॉमी को नहीं रोका। अगर स्पॉट से हमें परचेज करना था तो करा। और अब जो प्राइसेस गिरे हैं वो ये भी दर्शाता है कि जैसे ही दाम कम हुए, जो कंज्यूमर है उसको ये बेनिफिट मिला, तुरंत मिला। जी। और एक और अहम सवाल, जब अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई और स्ट्रेट हॉर्मुज तक आ गया, जब वो रास्ता बंद हो गया और वहाँ हुआ कि अब तो देश में एलपीजी की किल्लत हो जानी है, अब तो हाहाकार मच जाना है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हो या घरेलू गैस सिलेंडर, इसके दाम बढ़ गए थे। बहुत सारे स्टेप्स देश में उठाए गए, जैसे एलपीजी का प्रोडक्शन, जो रिफाइनरीज हैं उनको कहा गया कि आप बढ़ा दो, 34,000 टन था उसको 54,000 टन कर दिया गया। तो ये रातों रात हो गया, किस तरह से ये पूरा सिस्टम डेवलप किया गया? मैंने कहा, देखिए, वो जो हमारी क्रूड सोर्सिंग या एलपीजी सोर्सिंग या एलएनजी सोर्सिंग की बात है, उसी तरह से आप रिफाइनरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, तो ये जो रिफाइनरी की आज हमारी 258 मिलियन टन कैपेसिटी है, पिछले 10 वर्षों में इसकी बढ़ोतरी हुई है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है और जो बढ़ोतरी हुई है वो इस प्रकार से हुई है कि हम एक क्रूड पे अपनी रिफाइनरी नहीं चलाएंगे, हम कई क्रूडों पे अपनी रिफाइनरी चला सकते हैं। तो हमारी क्रूड सोर्सिंग डाइवर्सिफाइड है, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर हम सिर्फ एक देश से नहीं 4-5 देशों से ले, तो उसको ब्लेंड करके डिफरेंट काइंड ऑफ क्रूड्स को चला सकते हैं। तो ये हमारी लीडरशिप है, ये एकदम रात भर में नहीं हुई। अब जब एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर आया और रिफाइनरीज को बोला गया कि एलपीजी बढ़ाओ, तो ये इनोवेटिव है, इनोवेशन का एक स्वरूप है कि उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस करके, कुछ प्रोडक्ट स्ट्रीम्स को इधर उधर करके हमने वॉल्यूम ऐसा कर दिया कि हमारी जो क्राइसिस थी
जो तकरीबन हम 60% एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, वो आप देखिए तो हमारी कंजम्पशन रफली 75 से 85 टीएमटी पर डे होती है। तो अगर हम उसमें से जो पहले हम 33 कर रहे थे, मतलब लगभग 50% प्रोड्यूस कर रहे थे, वो एकदम से उठ के 70% हो गई। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन था एक तरह से हमारा टेस्ट भी हो गया कि हमारी जो रिफाइनरिंग क्षमता है वो कैसे और बढ़ सकती है। क्षमता को भविष्य के हिसाब से बढ़ाने को लेकर EIL किस तरह से कंसल्ट करती है सरकार को? आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव है, किस तरह से काम किया जाए? तो आज देश में 23 रिफाइनरीज हैं। हम पूरे विश्व में चौथे लार्जेस्ट रिफाइनर हैं, सेकंड लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर हैं। और मेरे पूरे एक्सपीरियंस में तकरीबन 4 डेकेड 40 सालों में मैंने देखा है, और पिछले 10 सालों में जो एक डिसाइसिव नेचर था कि हम अपनी रिफाइनरीज को ऐसे एक्सपैंड करें कि हमारे ना ही पेट्रोल, डीजल और बाकी पदार्थ बने, बट उसको एक वैल्यू एडेड पेट्रोकेमिकल्स और इस तरफ भी ले जाए। तो आज देखिए हमारी यही रिफाइनरी कैपेसिटी, यही सेक्टर जो इतना रोबस्ट है, जो एक्सपोर्ट करता है 45 मिलियन टन, कभी कभी 55 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट का जो सरप्लस है वो हमने डोमेस्टिक सेक्टर में यूज़ किया, हमने स्टार्व नहीं किया। हमारे एक भी कंज्यूमर, हमारे लगभग 77,000 प्लस रिटेल आउटलेट्स 2400 घंटे 24/7 पेट्रोल डीजल सप्लाई किया, एलपीजी हर एक कॉर्नर में पहुंचाई। तो आगे आने वर्षों में जैसे EIL ने इस सेक्टर को ग्रो किया है, देश में नई टेक्नोलॉजीज़ लाए हैं, जो डिस्टिलेट यील्ड हम लोग बोलते हैं, पेट्रोल डीजल की जो पदार्थ की उपलब्धि है उसको बढ़ाया है, और विभिन्न प्रकार के क्रूड इसमें प्रोसेस हो पाएँ और उतनी ही क्षमता और उतनी एफिशिएंसी से प्रोसेस हो पाएँ। इसमें EIL का बहुत ही बड़ा हाथ है। और ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग के साथ साथ इक्विपमेंट, सप्लाईज, इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें, पाइपिंग, मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कोई भी आप फोटो प्लानिंग, निकाल के देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तब परफेक्ट जाकर होना चाहिए, और सरकार एंड उसका सपोर्ट तो चाहिए, पूरा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है, कितना इनफैक्ट सपोर्ट ही नहीं, आई वुड से एनकरेजमेंट है, 110 मोर देन 100% एनकरेजमेंट, बिकॉज ना कि ये अपनी अर्थव्यवस्था को एक फ्यूल देता है, फ्यूल नहीं बट एक ऊर्जा देता है ग्रो करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करता है, हम खुद आत्मनिर्भर होते हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसको इंजीनियर करके इम्प्लीमेंट करें। ये तो एक हमारे देश की बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है, उपलब्धि है ये, बहुत बड़ी। मैम जब भी कुछ वॉर लाइक सिचुएशन होती है तब एक शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, SPR। तो भारत की अगर हम बात करें तो अभी इस भंडार में कितनी ऊर्जा है? अगर कोई सिचुएशन फिर ऐसी बन जाती है तो कितने दिनों तक, अगर आज मान लीजिए सप्लाई बंद हो जाए, चेन बंद हो जाए, ऐसा हो नहीं लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता है, तो हमारे पास जो भंडारण क्षमता है वो क्या है, कितने दिनों की? देखिए, मैं इसको ऐसे आपको जवाब देती हूँ, आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया 3-3.5 महीने में क्या हुआ। हाँ, आपको कोई इम्पैक्ट हुआ? कोई आम आदमी को इम्पैक्ट हुआ? नहीं। अब मैं नंबर पे आती हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी ये है कि हमारे पास एडिक्वेट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, चाहे वो क्रूड के हों, चाहे वो एलपीजी के हों, बट आगे आने वाले वक्त में हमारे पास जैसे 3 अंडरग्राउंड स्टोरेजेस हैं, करीब 5.33 मिलियन टन्स के स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व्स हैं, वो भी EIL ने बनाए हुए हैं। एक हमने सऊदी अरब से भी कोई डील भी की, डील एडनॉक से भी हमने डील करी। अब ये डील्स एक डिप्लोमेटिक चैनल से भाई कई वर्षों से हो रही हैं, जो अब उभर के आ रही हैं। देखिए, उनके लिए भी हर एक, जैसे वो ओपेक से हटे तो एक उनका स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, जो उन्होंने देखा माहौल उससे। इसी तरह से इंडिया ने भी ओवर द इयर्स जैसे जैसे ज़रूरत हुई है, ये डिप्लोमेटिक चैनल्स को कन्वर्ट किया है अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आगे आने वाले दिनों में हमें ज़रूर अपने आप को और सशक्त करने के लिए
तीनों क्रूड हो, एलपीजी हो, एलएनजी हो, इसके भंडार और थोड़े बढ़ाने चाहिए और बढ़ाएंगे हम। पर आज की डेट में अगर आप जोड़िए तो तकरीबन 28 से 30 दिन का हमारे पास हमेशा इन्वेंट्री रहती है, और वो पाइपलाइन में होती है, टैंक्स में होती है, और रिफाइनरी के अंदर स्टोरेजेस में होती है, कई जगह मिला जुला के होती है। तो जब तक पीछे से अगर सप्लाई थोड़ी भी कहीं बाधित होती है या कुछ भी अगर हर्डल आती है, कोई स्पीड ब्रेकर आता है, तो ये बहुत बड़ी शॉक अब्जॉर्बर है, और ठीक ये है। आपको सबको नज़र ही आया, इसमें कोई डाउट करने की जी आशंका करने की कोई बात ही नहीं। जी मैम, इन दिनों वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर बहुत काम हो रहा है, पर्यावरण को भी बचाना है, और ऐसे में भारत ने साल 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ये कैसे पॉसिबल है, वो भी जब जीवाश्म ईंधन की बात होती है, हम अभी निर्भर है बहुत ज़्यादा, फिर ये पॉसिबल कैसे है? मेरे हिसाब से ये देश को एक अलग ही दर्जा देता है रिन्यूएबल्स, या जो हम कोई भी सेक्टर देखें। मैं पहले पेट्रोलियम पे फोकस करती हूँ। आज हमारे देश में 20% एथनॉल ब्लेंडेड है गैसोलीन में, जो 2014 में करीब 2-2.5% भी बड़ी मुश्किल से था, और हम उसे आयात करते थे, बहुत कम खुद बनाते। आज हमारी ये स्थिति है कि हमारी जो एथनॉल की प्रोडक्शन है वो करीब 70%, 1700 करोड़ लीटर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसीलिए हम गैसोलीन को E20 से E85, E100 पे ले जाना चाहते हैं, जिससे कि डिकार्बनाइज होगा, कार्बन एमिशन कम होंगे और ग्रीनिंग होगी उसकी। इसी तरह से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जेट फ्यूल, जो कि कार्बन टैक्स लगाएगा। आप देखिए यूरोप को, अब कोई भी एयरक्राफ्ट वहाँ से जाएगी ऊपर से तो वो एक कार्बन टैक्स लगाएगा, तो ये हमें उस सेक्टर में भी फ़ायदा करेगा। तो बायोफ्यूल्स एक बहुत बड़ी एक सेक्टर है, जिसको पॉलिसी के द्वारा, प्रधानमंत्री जीवन योजना के द्वारा, सतत स्कीम के द्वारा सपोर्ट मिला है। इसी तरह से सेम वे सीबीजी है, जो कि सतत हैज़ सपोर्टेड नेचुरल गैस ब्लेंडिंग में मैंडेट्स हैं कि आप उसमें बायोगैस भी ब्लेंड करें। और अब आप पावर को देखिए, क्योंकि पावर भी बहुत ज़रूरी है। हम अगर तेज़ी से पावर सेक्टर को नहीं देखते हैं, तो पावर सेक्टर ऐसा है जो लोकलाइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है ना, ग्रीन हाउस गैस जो एमिट करता है। उसमें आप देखो तो आपने देखा मई के महीने में तकरीबन हमारी 2070 गीगावाट से प्लस पीक कंजम्पशन थी, और ग्रिड में करीब 34% रिन्यूएबल पावर थी। ठीक है। वो एक कोई मामूली बात नहीं है कि हम इसको यहाँ तक ले आ पाए। तो जो सस्टेनेबल फ्यूल्स हैं या ग्रीन एनर्जी की स्पेस है, उसकी जो स्पीड ऑफ पेनिट्रेशन है, वो इकोनॉमी की ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है। काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। उन चुनौतियों के बारे में भी ज़रा बताएं, चाहे बायोफ्यूल की बात हो या इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो। रिफाइनरीज़ के सामने इस वक्त कौन सी चुनौतियां हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो भी इंटरवेंशंस होते हैं, या जो भी इसमें एक ही सेक्टर का के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वही सेक्टर जाके पूरा काम, इसमें सबका समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे एथेनॉल हम ब्लेंड करना चाहते हैं, या हम डीजल में ग्रीन प्रोडक्ट्स ब्लेंड करना चाहते हैं, तो इसमें जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, इंजन टेक्नोलॉजी है, इसका भी साथ साथ तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की डेट में जो रिफाइनरी सेक्टर है, उसके पास उनको ज़रूरी है, और ये हो भी रहा है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स के जो अनाउंसमेंट होते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अभी हम 258 से वैसे 300 मिलियन टन जा ही रहे हैं, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस वगैरह हो रहे हैं। तो इसमें हम इसको और कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत है, एनर्जी एफिशिएंट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम एनर्जी कंजम्पशन कम करें, ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट करें, और कैपेसिटी बढ़ा के और ऐसे प्रोडक्ट्स लाएं, ऐसे पदार्थ लाएं जो कि इंडिया को और सेक्टर्स में सपोर्ट करें। जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स हैं, वो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, हेल्थ में चाहिए, सैनिटेशन में चाहिए। तो ये बड़ा ही एक मिश्रित सेक्टर है। इसके साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सप्लाई करेगा सब मटेरियल, इक्विपमेंट्स, उसकी भी ग्रोथ उतनी ही स्पीड से, उतनी ही गति से बढ़ेगी जैसे सेक्टर बढ़ेगा। ये आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम जुड़े हुए हैं। पूरी इकॉनमी, आप देखिए पूरी इकॉनमी बैठ के देखें तो आज की डेट में एनर्जी का कोई
सब एनर्जी ज़रूरत है, बिल्कुल। सब तरह की वो एनर्जी कहते हैं ना, हमें ऊर्जा खत्म नहीं होती है, एक से दूसरे रूप में चेंज हो जाती हाँ, है। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी और कुछ ऐसा ही मॉलिक्यूल है। तो वही रहते हैं, वही रहते वही हैं। रहते हैं और वही चाहिए। मैम, एक और बात बार बार कही जाती है कि हमें डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करनी है, और इसके लिए जो स्थानीय मुद्रा है उसमें व्यापार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसे आप कितना व्यवहारिक मान रही हैं, एक सवाल। और दूसरा ये कि डॉलर की पर निर्भरता कम करना और डॉलर कमाना, उसके लिए भारत कितना तैयार है? देखिए, आज आप देखिए जो भारत ने आईफोन का जो एक सेक्टर था, प्रोडक्शन देश बन गया। प्रोडक्शन देश हो गया, जो हम काम कर रहे हैं बाकी स्पेसेस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, तो इससे जो हम निर्यात करेंगे और जो भी रुपये का इक्विवेलेंट हमें अर्निंग होगी उसमें तो इजाफा होगा ही होगा, तो ट्रेड बैलेंस डेफिनेटली विल बी बेटर। सो अगर आप सर्विसेज सेक्टर देखें या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखें, दोनों सेक्टर्स को ज़रूरी है कि अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, जैसे कि बहुत सेक्टर्स ने करी है, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करें और अपनी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट करें। आप ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखिए तो आज की डेट में अगर हम रिफाइनरी लगाने जाएं तो तकरीबन 95% जो सप्लाईज हैं वो देश से आती हैं, दूसरे तो देशों से। हमारे देश में अपने आप बनती हैं। ये आपको सरप्राइज लगेगा, कोई आप आत्मनिर्भर सुने भारत। आत्मनिर्भर भारत, और इंजीनियरिंग तो 100% हमारे पास होती है, इक्विपमेंट्स भी हमारे हैं, पूरे इंजीनियर्स भी हमारे हैं। इंजीनियर्स भी हमारे। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि EIL ने किया है, अभी हम हमारी टीम जो कर भी रही है कि हम नाइजीरिया की एक रिफाइनरी लगाए थे और एक अब 33 मिलियन टन की एक और लगा रहे हैं। UAE में हम काम कर रहे हैं, तो और बहुत सारी हमारे कंपनीज मतलब कर रही हैं। देश की EIL UAE में जाकर, नाइजीरिया में जाकर वहाँ पर रिफाइनरीज लगा रहे हैं। इंजीनियरिंग करती है, इंजीनियरिंग रिफाइनरी कर रहे हैं। लगाती है, तो ये एक रिवर्स जो ये है। रिवर्स है। और देखिए, आमतौर पे कोई विदेश में अमूमन होता है, मैं सिंपल ज़रूर। पब्लिक को बता रही हूँ, अमूमन होता है कि जब भी बात होती है तकनीक की, तो हम यही मानते हैं कि जब बड़ी बड़ी चीज़ों की बात हो, चाहे वो डिफेंस की बात हो या फिर रिफाइनरीज की बात हो, तो हम टेक्नोलॉजी विदेशों से लेते हैं, टेक्नीशियंस हम पहले वहाँ से बुलाते हैं, इंजीनियर्स वहाँ से बुलाते हैं, फिर हम सीखते हैं। लेकिन अब हमारी सिचुएशन ये है कि हम अपनी तकनीक और अपने इंफ्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं और विदेशों में सर्विस दे रहे हैं। करेक्ट। और आप सोचिए, अगर हम विदेश में कोई काम कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम है, बिल्कुल। और वहाँ पे बिजनेस लाना और काम करना, और हमारे सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी तो अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने सप्लाईज को वहाँ तक ले पाएँ। तो लगभग अगर आप 20 बिलियन टन का कोई प्रोजेक्ट देखें तो हो सकता है 5 से 6 बिलियन डॉलर इक्विवेलेंट सप्लाईज देश से जाती हैं और जाएंगी, इस प्रोजेक्ट में भी जाएंगी। तो ये एक, और उससे क्या हम अर्न करेंगे, जो डेफिशिट है रुपये, अगर अर्निंग हो रही है तो वो रुपीस में अर्निंग हो रही है, तो इवन कंपनीज के लिए, उपक्रमों के लिए भी वो तो फ़ायदे का सौदा है। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इथेनॉल ईंधन के तौर पर गाड़ियों में इस्तेमाल करने को लेकर, अभी चल रहा है, ये कह सकते हैं कि अभी जांच चल रही है इसकी कि प्रैक्टिकल है या नहीं है। बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि इथेनॉल भरवाया, अब देखिए गाड़ी में तो चींटियाँ ही लग गई है। तो इसका वैज्ञानिक कुछ आप बता पाएँ दर्शकों को कि इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें कोई चींटी लग जाए, उसमें ज़रूर कुछ और लगा होगा, थोड़ा बहुत मैंने भी देखा था। हाँ। बट एथेनॉल का जो कंपाउंड है और जो पेट्रोल के साथ वो ब्लेंड होता है, उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चींटी लग जाए। और ये टेस्ट भी हुए हैं इंजन्स, जो इंजन्स अभी नए आ रहे हैं वो तो कम्प्लीटली कंप्लायंट हैं। अब वेयर एंड टेयर इंजन्स में भी होती है, जो पुरानी गाड़ियां हैं उसकी वजह कुछ और हो एफिशिएंसी सकती है। वैसे ही हो सकती है। तो वजह जब तक हम ढूंढ नहीं पाएँ और हर एक केस को पूरी तरह समझ नहीं पाए, उसका कंक्लूजन लेना आई थिंक ठीक उचित नहीं ये है। प्रैक्टिस जो है ये अभी किस स्तर पर है? क्या अभी हम ये जांच के स्तर पर ही है कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है, या हम कंफर्म हो चुके हैं कि हमें फ्यूचर में इसी रास्ते पर बढ़ना है? क्योंकि अभी अदालत ने भी जब ये पूछा तो ये खबरें आएंगी सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने यही कहा है कि अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग चल रहा है और लोगों की गाड़ियों पर टेस्ट हो रहा है। तो मुझे पूरी तरह ये आज की डेट में क्या स्थिति है पता नहीं है, बट E20 तो पूरे देश में हर गाड़ी यूज़ कर रही है, और ये
कार बेसिकली आइस इंजन वाले जो भी सेक्टर है उनके साथ ही मिलजुल के हुआ है, तो उनकी कॉन्शियसली हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो 20% एथेनॉल हम बेच रहे हैं और कार डैमेज हो रही है, ऐसा नहीं है। तो अभी उसकी बढ़ोतरी कहाँ तक हो 25% जाए बिना इम्पैक्ट के, ये स्टडीज़ चल रही हैं। जहाँ तक मुझे पता है E85 की भी स्टडीज़ चल रही हैं, और ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में ऐसी व्हीकल्स नहीं हैं। यूएस में भी देखिए कॉर्न बेस्ड एथेनॉल के व्हीकल्स हैं, ब्राज़ील में हैं। तो व्हीकल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका पेनिट्रेशन कैसे हो ये ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि हमें आवश्यकता है हम अपने आयात की जो निर्भरता है उस पे हम जो निर्भर हैं उसको कम करें, और अपने आप प्रोडक्शन बढ़ाएं और ग्रीन करें अपने फ्यूल्स को, ये बहुत ज़रूरी है। जी, एलएनजी भविष्य में उसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था होगी, इसे लेकर हम अभी कितना आगे बढ़ पाए हैं, कितना काम बाकी है? तो आप देखें एलएनजी देखें, क्योंकि हम करीब 50% के आसपास आयात करते हैं एलएनजी का। आज हमारे एलएनजी टर्मिनल्स पहले 10 साल पहले करीब 4 होते थे, अभी 8 टर्मिनल्स हैं। और आप अगर जीएस देखें जो सीएनजी की सप्लाईज़ हैं, तो तकरीबन उसका इजाफा 50 से लगभग 300 प्लस हुआ है। तो ये साली हमारे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि नेचुरल गैस, चाहे वो आरएलएनजी हो, रीगैसिफाइड हो, या अपने खुद देश में प्रोड्यूस नेचुरल गैस हो, इसकी पेनिट्रेशन जो है सब मतलब हर एक कोने में हम चाहते हो। और ये क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि गैस को नॉर्मली एक ब्रिज फ्यूल की तरह एक उसका इस्तेमाल हो सकता है, कि एकदम से हम ग्रीन एनर्जी पे नहीं जा सकते हैं, पर हमें एनर्जी चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहिए। तो जो डेंस कार्बन वाले, मतलब बहुत सारा कार्बन जिसमें बनता है, फ्यूल होता है, डीजल वगैरह होता है, उससे गैस जो है वो कम डेंस है, मतलब ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और जो पर्यावरण है उसको संभालती है। शिफ्ट होना तो चाहिए। हाँ, भी ज़रूरी है कि हम गैस के जो पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाएं। तो उसमें हमारा क्या होगा, अगर हम गैस ऐसे बढ़ाते हैं और पाइपलाइन के ज़रिए बनाते हैं, तो वो जो कई कंज्यूमर्स एलपीजी से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे आपने इंडस्ट्री को देखा, जब इंडस्ट्रियल एलपीजी को हमने, ज़रूरी था हमें थोड़ा कम करें सो दैट हमारे सिटीजन्स जो हाउस होल्ड हैं, हर घर में चूल्हा जले, हर घर में सिलेंडर पहुँचे। ये सिचुएशन कुछ वैसा ही था मैम, जैसे कोविड के दौरान में ऑक्सीजन प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा हुआ कि आप लोगों के लिए ऑक्सीजन बनाएं, आम लोगों के लिए, और वही दौर लगभग अभी लगा कि हमें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत है, एलपीजी सिलेंडर की ज़रूरत है, तो सारी रिफाइनरीज़ को यही उत्पादन के लिए कह दिया गया और सारी रिफाइनरीज़ ने अपना काम करके भी दिखाया। अगला सवाल है कि अगले एक दशक में भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए गेम चेंजर कदम की अगर हम बात करें तो वो कौन है आपके हिसाब से? तो पहले मैं आपके पुराने जो आपने पहले कहा उस पर 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि जो रेजिलियंस, जो हमारे देश की क्षमता है, वो क्राइसिस के टाइम में और ही बढ़िया हो जाती है। आप कोविड देखिए, हमने ना ही अपने सिटीजन्स को वैक्सीन दी, बट हमने अपने बहुत सारे देशों को भी सप्लाई करी, बिल्कुल, है ना, कितने कम समय में। और हम भारत का जो इम्पैक्ट था कोविड का वो मिनिमल था इन कंपैरिजन टू बहुत सारे विकसित देशों में जो परिणाम हुआ वो आप सबको पता है। सेम थिंग वेस्ट एशिया क्राइसिस में हॉर्मोज बंद हो गया, तो और हमने चैनल हमारी सोर्सिंग करी और अपनी इनोवेशन किया और बढ़ाया। तो ये एक जो बाउंस बैक करने की इकोनॉमी की, लोगों की, इंडस्ट्री की, हर एक की है, ये एक बहुत ही उत्तम, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग और है। मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री तरह नरेंद्र मोदी जब भी कोई आह्वान करते हैं तो पूरा देश उनके आह्वान को मानने को एकदम, तैयार हो जाता है। एकदम। इसका असर होता है ज़रूर जब होता है, नेतृत्व का? ऑफ कोर्स। ये तो देखिए, लीडर जब और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब कुछ कहते हैं तो उसको लोग सुनते हैं
और समझते हैं और अपनाते हैं। लीडरशिप मायने करती है, खासकर एकदम। जब भारत को ग्रेट बनाना हो, किसी भी कंट्री को ग्रेट बनाना हो तो लीडरशिप मैटर करती है कि सोच क्या है, विचार क्या है, विजन क्या है yeah. और हम करना क्या चाहते हैं। तो मेक इन yeah. इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इंडिया, ये सारे जो स्लोगन्स है इस सेक्टर में बहुत वो काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। स्लोगन की ज़रूरत इसलिए कि एक आम आदमी और एक इंडस्ट्री या किस भी स्टेप पे आप जाएं उससे वो लिंक हो जाता है। तो बहुत आसान है पूरी जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको उस स्लोगन से अलाइन करना। तो ये एक इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ ये एक मैनेजमेंट का बहुत अच्छा लेसन है लीडर्स के लिए कि आप अगर अलाइन करना है तो एक शॉर्ट स्लोगन बनाएं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत है या विकसित भारत है या नेट ज़ीरो का गोल है, और उस पर आप चलें तो आपकी स्ट्रैटेजी खुद ब खुद बन जाएगी। आप उस पर विजन क्लियर होगी तो स्ट्रैटेजी आराम से बन जाएगी। मैम, EIL एक नवरत्न कंपनी है, बहुत बड़ा योगदान है ऊर्जा के क्षेत्र में इनका। ये बताइए, आप पहली महिला CMD रहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है EIL पर? मैं जब इंजीनियरिंग में भी पढ़ती थी, मैं IIT कानपुर में जी, तो हम लोग करीब 6 लड़कियां थे और बैच ऑफ अबाउट 275-280। तो उस समय से लेके अब तक तो लड़कियों की क्षमता जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ गई है। 20% प्लस गर्ल्स हैं और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को देख के। ये जर्नी जो थी एक बहुत ही सेटिस्फाइंग, बहुत फुलफिलिंग थी और किसी भी मोड़ पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर आप एक अपना पक्ष रखें जो कि लॉजिकल हो, टेक्निकली करेक्ट हो और हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री है तो कस्टमर सेंट्रिक हो और इनोवेटिव हो और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच दे, तो ऐसा नहीं होता था कभी भी कि जो सलाह दें या जो दिशा पे हम ले जाना चाहें इस पे कोई किसी को डाउट हो। और मेरी टीम्स ने और सब ने बहुत मिलजुल के इस पे योगदान दिया है इंटरनली मॉडर्नाइज करने को कंपनी को और एक्सटर्नली एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर होना कि हम आपके पार्टनर हैं और हम आपके प्रोजेक्ट्स में बराबर की भागीदारी निभाएंगे। यानी कि एक महिला होने की वजह से आपको कुछ अलग महसूस नहीं हुआ या हुआ था कि एक महिला CMD की बातों को दूसरे अधिकारी, दूसरे कर्मचारी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं या नहीं जितने कि एक पुरुष CMD के? नहीं, ऐसा मुझे कोई भी कभी अनुभव नहीं हुआ और इस बात को मैं कभी भी आगे रख के काम नहीं करती थी और मेरे सारे कोलीग्स कई वर्षों से कंधे से कंधा मिला के काम करे हैं हम सब साथ। ये मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें या हमेशा से देखें तो जो एक टैलेंट है और जो एक लीडरशिप है, स्टेट्समैनशिप है, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती। जेंडर की परिभाषा तो नहीं होती है, जेंडर बायस नहीं है, जेंडर बायस नहीं है। जो आपकी क्षमता है, आपका टैलेंट है, वो छुप नहीं सकता, उसको आप कोई भी लाख चाहे उभरेगा ही। आखिरी सवाल, अगर ऊर्जा ज़रूरतों की बात करें, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की स्थिति की बात करें, क्या भारत सही ट्रैक पर है? सुरक्षित सोच, एक लीडरशिप है? इनफैक्ट मैं तो कहूँगी 200% सही राह पर है और ये वेस्ट एशिया क्राइसिस ने मेरे हिसाब से, मेरे समझ से हमारी देश को और एक तो परखा है और हम उस पर खरे उतरे हैं और जो इस तरह की अगर परिस्थिति आए कभी फ्यूचर में तो उसकी जो प्रिपेयर्डनेस है तो उसकी जो स्पीड है, जो गति है, वो डबल एक्सेलरेशन से अब है क्योंकि हमने तो डिप्लोमेटिक चैनल्स को टेस्ट किया और आज हम कई विभिन्न देशों से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, सऊदी हो या और देश, सबसे ऊर्जा ले रहे हैं। बिल्कुल, हम तो सबसे हम सबसे डील कर रहे हैं, सबसे व्यापार कर रहे हैं और सारे देश हमसे व्यापार करने को तैयार है।
जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. सभी विषयों पर विस्तार से बात करने के लिए। तो भारत के लोगों को डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम जितने मजबूत 10 साल पहले थे उससे कहीं ज़्यादा मजबूत अब हैं। अलग अलग देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध है ऊर्जा के क्षेत्र में, और अब हम सिर्फ डॉलर बचाने पर नहीं बल्कि डॉलर कमाने पर भी फोकस कर रहे हैं। यानी कि दूसरे देशों में हमारे तकनीक, हमारे इंजीनियर्स जा रहे हैं, और इस तरह से वैश्विक स्तर पर भी ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की स्थिति पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है और भविष्य भी उज्जवल ही है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है भारतीयों को। धन्यवाद मैम। थैंक यू मेनका, धन्यवाद।